हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया वांगशित फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नॉवेल को शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्लैक रोज चैप्टर 20। कल के पार्ट में हमने देखा था कि वी को पैनिक अटैक्स आ गए थे और बेंचिंग बहुत रो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था उसकी वजह से विंग को पैनिक अटैक्स आए हैं। और डॉक्टर सॉन्गलैन ने विंग का ट्रीटमेंट किया था जिसके बाद विंग सो गया था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग का हाथ पकड़कर नीचे बैठे हुए थे फर्श पर और विंग के मासूम से फेस को देख रहे थे। डॉक्टर सॉन्गलैन वहाँ से चले गए थे क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांगजी का गुस्सा बहुत तेज था डॉक्टर सॉन्गलैन के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर सॉन्गलैन को पता ही नहीं था विंग को पैनिक अटैक्स आते क्यों हैं। आखिर उन्हें पता कैसे होगा विंग को पैनिक अटैक क्यों आते हैं। लोगों को तो अक्सर किसी शौक की वजह से आते हैं ना, तो उन्होंने भी यही कहा था कि विंग को शायद किसी बात की शौक लगी है। पर प्रेसिडेंट लैन वांगजी डॉक्टर सॉन्गलैन के ऊपर गुस्सा थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि विंग को कैसी मेडिसिन दी जा रही थी। डॉक्टर सॉन्गलैन को ये तो पता चला था विंग के ब्लड सैंपल से कि विंग को 2 टाइप्स की पैनिक अटैक की मेडिसिन दी जाती थी, पर कुछ उसमें सब्सटेंस उन मेडिसिन में अदर मेडिसिन की भी मिली थी जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में मैन्युफैक्चर होते ही नहीं थे। डॉक्टर सॉन्गलैन उस मेडिसिन के बारे में रिसर्च कर रहे थे, खोज कर रहे थे कि ये मेडिसिन किस तरह की है, पर इतनी जल्दी तो किसी चीज़ का रिजल्ट तो मिलने वाला था नहीं। इसीलिए डॉक्टर सॉन्गलैन ने प्रेसिडेंट लैन वांगजी को ये बताया था, पर प्रेसिडेंट लैन वांगजी डॉक्टर सॉन्गलैन के ऊपर बहुत गुस्सा हो गए थे क्योंकि डॉक्टर सॉन्गलैन को पता ही नहीं था कि विंग की वो मेडिसिन किस तरह की थी, जिस तरह की मेडिसिन विंग को दी जा रही थी। और डॉक्टर सॉन्गलैन विंग को किसी तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब ही नहीं कर रहे थे। डॉक्टर सॉन्गलैन की भी मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो किसी तरह की मेडिसिन विंग को प्रिस्क्राइब कर देते विंग के बिना बॉडी हेल्थ को जाने, तो ये मेडिसिन विंग के ऊपर इफेक्ट कर सकती थी और डॉक्टर सॉन्गलैन ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि विंग की बॉडी कंडीशन सही नहीं है। उन्हें तो इतना पता चल ही गया था। डॉक्टर सॉन्गलैन को लैन चैन ने वहाँ से भेज दिया था क्योंकि डॉक्टर सॉन्गलैन के ऊपर प्रेसिडेंट लैन वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। इसी वजह से लैन चैन ने डॉक्टर सॉन्गलैन को वहाँ से भेज दिया था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग के हाथों को पकड़कर उस फर्श पर बैठे हैं और विंग को देख रहे हैं। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के मन में विंग के लिए बहुत सारी फीलिंग्स थी। उन्हें नहीं पता ये फीलिंग्स कैसी हैं, पर उन्हें थी, उस वक्त थी। उन्हें विंग की बहुत फिक्र थी, बहुत ज़्यादा फिक्र थी। पता नहीं क्यों, उन्हें तो ये भी नहीं पता, पर उन्हें थी। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग के उन छोटे छोटे हाथों को छोड़ा और वो उन फर्श से खड़े हो गए और उन्होंने विंग के उस छोटे से मासूम से फेस को देखा जो बहुत क्यूट था, पर उस क्यूट से फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पेल था। वो छोटा सा क्यूट सा फेस बहुत ज़्यादा पेल था और डार्क सर्कल्स थे उस छोटे से फेस के ऊपर। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग को धीरे से अपने गोद में उठा लिया, अपने बाहों में उठा लिया और वो विंग को लेकर विंग के रूम से बाहर निकल गए। प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग के उस छोटे से शरीर को अपने बाहों में लिए हुए जिंगजी में चल रहे थे, जिंगजी के कॉरिडोर में चल रहे थे और वो अपने रूम में आ गए। उन्होंने अपने रूम में आकर विंग को उस राउंड बेड पर लिटा दिया था जिसकी सीलिंग शीशे की बनी थी। सूरज की रोशनी उस सीलिंग से आ रही थी, जिसे विंग उस बेड पे लेटा हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग को एक ब्लैंकेट से टक करते हैं। सूरज की रोशनी के साथ साथ उस आसमान में गिरते हुए स्नो को भी देखा जा सकता था जो स्लाइड होकर बाहर गिर जा रही थी उस शीशे से। गोशु में आज भी बर्फ पड़ रही है। पूरा गोशु सफ़ेद चादरों से ढक चुका है। गोशु में ठंड बहुत है, इसलिए प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग को ब्लैक कलर के ब्लैंकेट से विंग को टक कर दिया था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग को
ब्लैंकेट से टक करने के बाद बाथरूम की तरफ चले गए थे अपने धीमे धीमे कदमों से। और उन्होंने बाथरूम में जाने के बाद अपने उन कपड़ों को उतार कर उस संगमरमर के सफ़ेद फर्श पर गिरा दिया था। वो शावर के नीचे थे और विंग के उस हालत को इमेजिन कर रहे थे, जिसे इमेजिन करके प्रेसिडेंट लैन वांगजी की मुट्ठी अब बंधी जा रही थी। उन्होंने अपने हाथ को उस दीवार में मारा और कहा, क्यों, आखिर क्यों, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों, क्या मैं तुम्हें जानता भी हूँ? सच में मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, सब कुछ जो मुझे नहीं पता है, मुझे सब कुछ जानना है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के उस वाइट येलोइश बॉडी के ऊपर से पानी की बूंदें किसी पर्ल की तरह फिसल कर गिर रही थी। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने अपने हाथों को अपने बालों में फेरा और उस बाथरूम के कांच के डोर की तरफ देखा, जिससे प्रेसिडेंट लैन वांगजी को विंग उस राउंड बेड पर सोया हुआ दिख रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहता हूँ, सब कुछ मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। क्यों तुम मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट होते जा रहे हो? क्यों, आखिर क्यों तुम्हारे इस दर्द से मुझे दर्द होता है? मेरा दिल में बहुत दर्द होता है तुम्हें इस तरह देखकर। मैं बेयर नहीं कर सकता इस दर्द को। क्यों ये अनचाहा रिश्ता मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है? आखिर क्यों मैं तुम्हारे तरफ खींचा जा रहा हूँ? आखिर क्यों मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब कुछ। तुम क्या थे, तुम्हारा पास्ट क्या था, तुम्हारे फेस पे वो स्माइल कैसी थी जो मैंने वो फर्स्ट टाइम देखी थी, और आज मैं तुम्हारे आंसुओं को देख रहा हूँ। मुझे वो स्माइल देखनी है तुम्हारे फेस पर, मुझे देखनी है। इसके बाद प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने शावर को बंद कर दिया और वो उस बाथरूम के बाहर आ गए और अपने वार्डरोब में चले गए। उन्होंने अपने वार्डरोब से एक सूट निकाला और वो उस सूट को वेयर करने के बाद वार्डरोब से बाहर आए और उन्होंने विंग को सोते हुए देखा। विंग के सोते हुए फेस को देखा और उनके कदम तो विंग की तरफ खुद ही बढ़ गए। उनके कदमों ने तो उनसे इजाज़त तक नहीं ली थी विंग तक पहुंचने के लिए, विंग के पास जाने के लिए। उनके कदम तो बिना उनके इजाज़त के विंग के पास पहुंच चुके थे, पर उन्होंने अपने हथेलियों को इजाज़त नहीं दिया विंग के उस मासूम से उस खूबसूरत के फेस को टच करने के लिए। प्रेसिडेंट लैन वांगजी की हिम्मत ही नहीं हुई विंग के उस खूबसूरत से फेस को वो छू सकें। उन्हें डर था कहीं उनका अल्फा फिर से उनके ऊपर हावी ना हो जाए। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग को अपने गोद में जब उठा रखा था, उनका अल्फा बार बार उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी एक बार फिर नहीं चाहते थे कि उनका अल्फा दोबारा उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करे, और शायद इस बार वो रोक नहीं पाएंगे खुद को, अपने अल्फा को अपने ऊपर हावी होते हुए वो रोक नहीं पाएंगे। उनका अल्फा इस छोटे से ओमेगा के लिए बहुत पोसेसिव हो रहा है, वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता। इसीलिए प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग को टच तक नहीं किया अपने हाथों को बढ़ाकर, पर वो विंग को देखते रहे अपने उन ब्राउन आइज से। प्रेसिडेंट लैन वांगजी उसके बाद अपने रूम के डोर को खोलकर बाहर चले गए। आज लैन कुरैन किसी पर्सन से मिलने आए हैं एक लग्जरियस रेस्टोरेंट में।
वहाँ वो एक चेयर पे बैठे हैं और वो बहुत पेशेंटली उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं जिससे मिलने वो आज आए हैं काफ़ी दिनों के बाद। लैन कुरैन अकेले नहीं हैं, उनके साथ लैंसी चैन है जो काफ़ी टेंशन में लग रहे हैं। उन्होंने अपने हैंकरचिप से अपने पसीनों को पोंछा और वो दोबारा उस डोर की तरफ देखने लगे। उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी, वो काफ़ी टेंशन में थे। वो सोच रहे थे क्या वो पर्सन आज हाँ करेगी? हाँ, उसे करना चाहिए। वो हाँ करेगी। उसका जवाब क्या होगा? क्या वो हाँ करेगी? लैंसी चैन के मन में कई सारे सवाल थे और वो उस डोर की तरफ देख रहे थे, उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे जिसके लिए वो आज यहाँ आए हैं। तभी उन्होंने देखा जिस पर्सन का वो इंतज़ार कर रहे थे वो पर्सन वाइट कलर के ड्रेस में थी और वो उनकी तरफ आ रही थी। उस पर्सन को देखकर लैंसी चैन के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। आज भी जब इस पर्सन को लैंसी चैन देखते हैं तो उनका दिल धड़क उठता है। आज भी ये पर्सन की खूबसूरती उतनी ही है जब उन्होंने उसे पहली बार देखा था। वो पर्सन धीरे धीरे चलते हुए लैंसी चैन और लैन कुरैन के पास आई और उसने उन दोनों को ही ग्रीट किया। उसने कहा, अंकल। लैंसी चैन ने भी उस पर्सन को नोट किया और लैन कुरैन ने भी। लैन कुरैन ने सामने वाले टेबल की तरफ अपने हाथ से इशारा किया जिसकी वजह से वो पर्सन सामने वाले चेयर पर बैठ गई। उस पर्सन ने कहा, अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा लेट हो गई। उसने अपने घड़ी को देखते हुए कहा। लैन कुरैन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? उस पर्सन ने कहा, अंकल सब सही है, काम अच्छा चल रहा है, बस मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर गई थी। वो पर्सन थोड़ी हड़बड़ाई हुई लग रही थी क्योंकि लैन कुरैन का अचानक से उसे फ़ोन कर कर यहाँ बुलाना, इसलिए वो थोड़ी हड़बड़ी में लग रही थी। उसे भी थोड़ा टेंशन हो रहा था, उसके भी पैर काँप रहे थे लैन कुरैन के सामने। लैन कुरैन ने कहा, जी मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। जी ने कहा, जी अंकल। जी के लफ्ज़ लड़खड़ा रहे थे और वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि एक क्लैन लीडर का उसे यहाँ बुलाना, तो उससे डर तो लगना ही था, और वो भी लैन कुरैन के सामने, तो उसकी हालत ही ख़राब हो गई थी। लैन कुरैन ने बिना बातों को गोल गोल घुमाए हुए कहा, जी देखो, मैं बातों को गोल गोल घुमाना पसंद नहीं करता। मैं सीधे और सटीक बातों में विश्वास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम चैन से वेडिंग करो। जी ने कहा, क्या? फिर उसने अपने सिर को झुका लिया। लैन कुरैन ने कहा, हाँ तुमने सही सुना, मैं चाहता हूँ कि तुम चैन से वेडिंग करो, वो भी पिछले 4 दिन के अंदर। ये सुनकर तो जी ने अपने आँखों को उठाकर लैंसी चैन को देखा और फिर उसने लैन कुरैन को देखा। लैंसी चैन ने कुछ नहीं कहा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें ये बात पहले से पता थी। हाँ, लैंसी चैन को ये बात पहले से पता थी, लेकिन इस बार लैंसी चैन ने इस वेडिंग के लिए मना नहीं किया क्योंकि वो सभी को देख रहे थे। उनके अंकल को सभी अनऑफिशियली सेक्ट लीडर कहते हैं, जो उन्हें पसंद नहीं। उनकी वजह से उनके अंकल को कोई अनऑफिशियली सेक्ट लीडर कहे, ये उनको पसंद नहीं था। इसीलिए इस बार लैंसी चैन ने इस वेडिंग के लिए हाँ कर दिए थे। वैसे भी काफ़ी वक्त हो गया है, 10 साल हो गए हैं जी और लैंसी चैन के रिश्ते को। अंकल कुरैन ने काफ़ी वक्त दिया है इन दोनों को, बहुत ज़्यादा वक्त दिया है। 10 साल काफ़ी होते हैं किसी को वक्त देने के लिए। इसीलिए लैंसी चैन ने इस वेडिंग के लिए हाँ कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे अब आगे कोई उनके अंकल के ऊपर उंगली उठाए। जी ने लैंसी चैन की तरफ देखा। लैंसी चैन ने कुछ नहीं कहा। वो बस जी को देख रहे थे कि जी का जवाब क्या होगा। लैन कुरैन ने कहा, जी तुम्हारा जवाब क्या है? मैं इस बार तुम्हारी ना नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम इस बार भी ना करो क्योंकि मेरे सामने बहुत बड़ी उलझन है। मेरे सामने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, जो ज़िम्मेदारी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ
शायद इस जिम्मेदारी को देकर मैं तुम्हारे लिए गलत कर रहा हूँ, शायद मैं गलत कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ तुम इस जिम्मेदारी को उठाओ, तुम लैन सेक्ट की फुरैन बनो। ज़ीही ने कहा, पर अंकल मुझे और वक्त चाहिए। ज़ीही के कहने पर लैन चैन ने कहा, ज़ीही, लैन कुरैन ने फिर कहा, नहीं, इस बार मैं तुम्हें वक्त नहीं देना चाहता और मैं दूंगा भी नहीं। मैं चाहता हूँ आने वाले सैटरडे को तुम्हारी और चैन की वेडिंग हो जाए। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सकता ज़ीही। लैन कुरैन ने अपने हाथ को ज़ीही के हाथ के ऊपर रखा। ये पहली बार था जो लैन कुरैन ने ज़ीही को एक नॉर्मल पर्सन की तरह से रिक्वेस्ट, शायद वो ज़ीही से रिक्वेस्ट कर रहे थे, ज़ीही समझ रही थी। ज़ीही ने लैन कुरैन की तरफ देखा। ज़ीही ने हमेशा से लैन कुरैन के अंदर अपने फादर को देखा है, पर वो जितना लैन कुरैन को मानती है उतना ही उनसे डरती है। लैन कुरैन का ऑरा ही ऐसा है, तो उनसे सभी डर ही जाते हैं। पर ज़ीही को अच्छा लगता है जब वो लैन कुरैन से बात करते हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे एक फादरली वार्मथ फील होती है। ज़ीही चाइना की सबसे बड़ी डॉक्टर है। वो एक गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर है जो वीआईपी पेशेंट के साथ साथ नॉर्मल पेशेंट की भी मदद करती है। ज़ीही एक ऐसी पर्सन है जो हमेशा से ऑर्फन रही है, उसके साथ कोई नहीं रहा है, पर उसे साथ मिला था लैन चैन का जब वो लंदन गई थी स्कॉलरशिप से। ज़ीही एक हमेशा से ब्राइट स्टूडेंट रही है, इसीलिए उसे लंदन के बड़े कॉलेज से ऑफ़र आया था स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप तो उसे मिला था कॉलेज से लंदन के, जिसके बाद वो लंदन गई थी। लंदन पहुंचना उसके लिए बहुत मुश्किल था, वो स्कॉलरशिप पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। ज़ीही ने बहुत स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में। एक ऑर्फन का लंदन जैसे बड़े देश में जाना बहुत बड़ी बात थी, वो भी एक ओमेगा होते हुए। ज़ीही लंदन पहुंच तो गई थी, पर उसे वहां पर कोई मिला था, लैन चैन और ज़ीही को एक दूसरे से प्यार हो गया था। उस समय ज़ीही नहीं जानती थी कि लैन प्लान के क्राउन प्रिंस हैं, वो नहीं जानती थी। उसे तो बस उनसे प्यार हो गया था, दोनों को प्यार हो गया था। लैन चैन ने अचानक से ज़ीही को प्रपोज किया दिया था, पर जब ज़ीही को लैंस के हॉस्पिटल से ऑफ़र मिला था तो ज़ीही तो जैसे खुशी से पागल हुई थी, पर वही उसके खुशी दुख में भी बदल गए थे जब उसे पता चला लैन प्लान के क्राउन प्रिंस है और वो उस हॉस्पिटल के भी ओनर है जिस हॉस्पिटल में उन्हें जॉब मिली है। तब से लैन चैन से ज़ीही ने दूरियां बनाना शुरू कर दिया था। उसे लगता था कि वो लैन चैन के बराबर नहीं है, वो केपेबल नहीं है लैन चैन के लिए, वो सही नहीं है लैन चैन के लिए, उसकी औकात नहीं है लैन चैन से वेडिंग करने की, उसे शादी करने की औकात नहीं है। तब से उसने लैन चैन से दूरियां बनाना शुरू कर दिया था। लैन चैन ने बहुत रिक्वेस्ट की थी ये रिश्ता ना तोड़ने के लिए, पर ज़ीही मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसे लगता था वो लैन चैन के लायक नहीं है, पर अंकल से लैन चैन ने कहा था ज़ीही के बारे में, उन्हें बता दिया था ज़ीही के बारे में। दिन लैन चैन और ज़ीही से मिलने अंकल आए थे और वो इस रिश्ते के लिए तैयार थे। लैन कुरैन ने भी ज़ीही को समझाया था, पर ज़ीही ने वक्त मांगा था। उसने कहा था, मैं वक्त चाहती हूँ चैन के बराबर बनने के लिए। मैं नहीं चाहती हूँ फ्यूचर में कोई भी आपके ऊपर उंगली उठाए और कहे कि आपने ऐसी फुरैन को लोगों के ऊपर थोप दिया है जो केपेबल ही नहीं है। मैं लैन चैन के बराबर से बनना चाहती हूँ, मैं केपेबल बनना चाहती हूँ, मैं लैन प्लान की फुरैन ऐसे नहीं बनना चाहती। ये देखकर लैन कुरैन ने ज़ीही को वक्त दे दिया था। उसे ज़ीही बहुत पसंद आई थी, उन्हें मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि ज़ीही एक हार्ड वर्किंग वूमेन है, वो बहुत हार्ड वर्किंग वूमेन है। और ज़ीही लैन चैन के लिए लैन कुरैन को बहुत परफेक्ट लगी थी और वो लैन सेट की फुरैन बनने के लिए बहुत परफेक्ट थी, पर ज़ीही वक्त चाहती थी। अंकल कुरैन चाहते थे कि वो उसी वक्त लैन चैन और ज़ीही की वेडिंग करा दे, पर ज़ीही ने तो वक्त मांग लिया था, इसलिए लैन कुरैन ने उन दोनों को वक्त दिया था। पर अब लैन कुरैन वक्त नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि ज़ीही अपनी जिम्मेदारियों को उठाए। लैन कुरैन ने कहा, ज़ीही,
मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लैंड पैलेस में आओ, लैंड क्लैन की फ्रेंड बनो। पर मैं तुम्हारी जिम्मेदारी एक और देना चाहता हूँ। मैं उस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर देना चाहता हूँ जो बहुत टूटा हुआ है। उन्होंने जी के हाथ को पकड़कर कहा। लैंड कुरैन की आवाज़ में एक भारीपन था जो जी फील कर सकती थी। आज से पहले जी ने लैंड कुरैन की आवाज़ में एक भारीपन कभी नहीं देखा। लैंड कुरैन ने कहा, जी मैं चाहता हूँ कि तुम उस टूटे हुए बच्चे को संभालो जो बिखर गया है। मैं चाहता हूँ उस बच्चे को तुम संभालो। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। हो सकता है वो बच्चा तुम्हें पसंद नहीं करे, वो तुम्हें दूर हो जाए, कुछ ऐसी बातें बोल दे जो तुम सुन ना पाओ, पर मैं चाहता हूँ तुम उसे संभालो। क्या तुम ऐसा करोगी? लैंड कुरैन को देखकर जी ने अचानक से अपने सिर को हिला दिया। उसने कहा, अंकल। उसने लैंड कुरैन के हाथों को पकड़ लिया और कहा, अंकल मैं ज़रूर अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगी। जो आपने मुझसे कहा है मैं निभाऊंगी, मैं ये करके दिखाऊंगी। लैंड कुरैन बहुत खुश हो गए थे जी के इस जवाब से, क्योंकि वो जानते थे जी का ये जवाब उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लैंड कुरैन फिर वहाँ रुके नहीं, वो जी का जवाब सुन चुके थे। जी को लैंड कुरैन ने रेस्टोरेंट में इसीलिए बुलाया था क्योंकि किसी भी अनमैरिड ओमेगा का किसी के भी ऐसे ही घर में जाना अलाउड नहीं था। ये पूरे गुसू का, कह लो पूरे चाइना का ये रूल था। चाइना में ये रूल चलता था कि कोई भी ओमेगा बिना किसी मैरिड के, किसी भी रिलेशन के, किसी के भी घर में नहीं जा सकता। इसीलिए लैंड कुरैन ने जी को उस रेस्टोरेंट में बुलाया था। अंकल कुरैन के उस हॉस्पिटल से जाने के बाद जी ने लैंड सिचैन की तरफ देखा और कहा, सिचैन, क्या मैंने जो सुना है वो सच है? प्रेसिडेंट लैंड ने वेडिंग की है? लैंड सिचैन ने कहा, तुमने सही सुना है, जी ने कहा अचानक से। इसके बाद लैंड सिचैन ने जी को सब कुछ बता दिया था, जो सुनकर जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी और वो उस ओमेगा से मिलना चाहती थी। यहाँ प्रेसिडेंट लैंड वांग जी लैंड पैलेस पहुँच चुके थे क्योंकि शाम हो चुकी थी। रात के 10 बज रहे थे और सभी सो चुके थे क्योंकि लैंड पैलेस का तो रूल है ना, लैंड क्लैन का रूल है ना कि 9 बजे तक सबको सो जाना है। तो सभी सो चुके थे और प्रेसिडेंट लैंड वांग जी उस रात में उस लैंड पैलेस के सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे और अपनी जिंदगी की तरफ जा रहे थे। आज उनका दिल थोड़ा अजीब महसूस कर रहा है क्योंकि आज उनके रूम में कोई ऐसा है जिसके तरफ वो खींचे जा रहे हैं। दिन पर दिन वो खींचे जा रहे हैं उसकी तरफ और वो आज उनके रूम में है। प्रेसिडेंट लैंड वांग जी ने जब अपने रूम को खोला तो उन्होंने उस पर्सन को देखा जो उस बड़ी सी विंडो से बाहर देख रहा है। प्रेसिडेंट लैंड अपने रूम के अंदर गए और उन्होंने डोर को बंद कर दिया। डोर के बंद होने की आवाज़ से भी उस पर्सन का ध्यान प्रेसिडेंट लैंड वांग जी की तरफ नहीं गया। प्रेसिडेंट लैंड वांग जी उस पर्सन के तरफ गए और उस पर्सन को सैंडलवुड की बहुत खूबसूरत सी फ्रेग्रेंस आई, जिसके बाद उस पर्सन ने प्रेसिडेंट लैंड वांग जी की तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं। वो अपने टिमटिमाते हुए आँखों से प्रेसिडेंट लैंड वांग जी की तरफ देख रहा था। पहली बार विंग ने प्रेसिडेंट लैंड वांग जी को अपने सामने इतने पास देखा है और प्रेसिडेंट लैंड वांग जी ने विंग के उन आँखों को देखा जो बिल्कुल खाली थी, पर वो खूबसूरत ब्लू आइज़ उनकी तरफ देख रही थी, जिसे देखकर प्रेसिडेंट लैंड वांग जी का हमेशा दिल करता है कि वो उन ओशन ब्लू आइज़ में डूब जाए, खो जाए, किसी समुंदर के लहरों के साथ वो बह जाए। प्रेसिडेंट लैंड वांग जी ने अपने सॉफ्ट वॉइस में कहा, विंग, क्या तुमने डिनर कर लिया है? विंग ने नोट किया। ऐसा लगता है विंग अब प्रेसिडेंट लैंड वांग जी के ऊपर भरोसा करने लगा है। धीरे धीरे ही सही, पर वो भरोसा करने लगा है। शायद प्रेसिडेंट लैंड वांग जी और विंग एक पास आ रहे हैं, शायद वो आ रहे हैं। प्रेसिडेंट लैंड वांग जी ने कहा, विंग, ये मेरा रूम है, अंकल ने तो तुम्हें बता ही दिया होगा। विंग ने अपने सिर को धीरे से नोट किया, जिसे देखकर प्रेसिडेंट लैंड वांग जी की फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। विंग उस वक्त बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा क्यूट।
उसने वाइट कलर का एक नाइट सूट पहना हुआ था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग से कहा, क्या तुम्हें ये रूम अच्छा लगा? विंग ने फिर से नोट किया। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, अब से मैं और तुम इसी रूम में रहेंगे, ओके? तुम उस बेड पे सो जाना, मैं इस काउच पे सो जाऊंगा। विंग प्रेसिडेंट लैन वांगजी से कुछ कहना चाहता था। उसने अपने मुंह तो खोला पर कुछ कहा नहीं। प्रेसिडेंट लैन वांगजी इससे डिसअपॉइंटेड हो गए। विंग उनके ऊपर भरोसा तो कर रहा है पर पूरी तरह शायद नहीं। प्रेसिडेंट लैन वांगजी इसके बाद बाथरूम में चले गए। उस बाथरूम के कांच के डोर से वो विंग को देख सकते थे। हाँ, वो देख सकते थे। इस डोर से बाहर की तरफ तो देखा जा सकता है पर अंदर की कोई चीज़ को बाहर वाला पर्सन नहीं देख सकता है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग को देखा। वो शावर के नीचे थे और वो विंग को उस विंडो से बाहर जाते हुए देख सकते थे। वो अपना नाइट सूट पहनकर उस बाथरूम से बाहर आ गए और उन्होंने कहा, विंग, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। ये सुनकर विंग अपने बेड पर लेट गया और वो प्रेसिडेंट लैन वांगजी को देखने लगा जो अपने आंखों को बंद कर कर उस काउच पर लेटे हुए थे। विंग प्रेसिडेंट लैन वांगजी से कुछ कहना चाहता था पर उसने कहा नहीं। असल में विंग ने जब देखा प्रेसिडेंट लैन वांगजी अपने ही रूम में होते हुए काउच पे सो रहे थे, वो कहना चाहता था कि आप बेड पे सो सकते हैं, पर वो कुछ कह नहीं पाया और वो प्रेसिडेंट लैन वांगजी की तरफ सोते हुए ही देख रहा था, उस बेड पर लेटे हुए देख रहा था और वो धीरे धीरे सो गया। विंग के सोने के बाद प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने अपने आँखों को ओपन किया और विंग को देखा और वो पूरी रात देखते ही रह गए विंग को। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बैक रोज के एक और नए पार्ट के साथ। बाय बाय।